अगर जो हमारा रेंज गाड़ी का ड्रास्टिकली, मेरे हिसाब से ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए जो अभी जो रेंज है उससे कम से कम डेढ़ा, अगर 500 कोई क्लेम कर रहा है तो 700-800 क्लेम्ड अगर रेंज देने वाली बैटरी टेक्नोलॉजी आ जाए, कॉस्ट इफेक्टिव हो, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो टॉपअप चार्ज है उसका ड्यूरेशन अगर घट जाए, ठीक है, तभी जा कर के इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो एक पूर्ण समाधान के रूप में हमारे जैसे देश के लिए हो सकता है। कोई मैन्युफैक्चरर ये क्यों नहीं बता रहे हैं, वही मैन्युफैक्चरर, कि भाई ठीक है 5 साल के अंदर अगर इसकी बैटरी की रिटेंशन कैपेसिटी इतने परसेंटेज कम हो जाती है तो हम बैटरी रिप्लेस कर देंगे। लगभग एक ईवी की बैटरी का कॉस्ट, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का लगभग 40 से 45% जो कॉस्ट गाड़ी का है वो बैटरी का है। तो अब आप सोचिए कि 4 साल 5 साल यूज़ हो गया और मेरी बैटरी की चार्ज रिटेंशन कैपेसिटी कम हो गई या रेंज धीरे धीरे कम हो गई, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर क्यों नहीं बोलते कि हम एश्योर करते हैं साहब कि अगले 5 साल तक, अभी हम 500 बोल करके दे रहे हैं कि 500 किलोमीटर चलेगी एक फुल चार्ज पे, तो ये 400 से नीचे चली जाएगी तो हम आपकी बैटरी रिप्लेस कर देंगे वारंटी में। काम जो है अभी के समय में रेंज एंग्जाइटी को कम करने का क्या तरीका हो सकता है? एक तरीका ये हो सकता है कि भाई हमारी जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश में वो इतना बढ़िया हो कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी हम रहें 2-4-5 किलोमीटर के अंदर में मोबाइल ऐप पे देख लें कहाँ चार्जर है, वहाँ जाके चार्ज कर लें। हाईवेज़ पे कुछ कुछ दूरी पे फिक्स चार्जर्स, हाई स्पीड चार्जर्स जो हैं कुछ कुछ फिक्स दूरी पे चार्जिंग स्टेशन बने। पर आप देखें ऐसा कोई विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर हर स्टेट में समान नहीं है। अगर गवर्नमेंट इतना प्रमोट करना चाहती है तो इस पर जीएसटी कट क्यों नहीं देती है हैवी? अल्टीमेटली अगर इस टेक्नोलॉजी का फास्ट अडॉप्शन होने के तरफ सरकार सोच रही है तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उनके हाथ में है, सब्सिडीज उनके हाथ में है। हेडसअप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश और आज चर्चा होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में चर्चा करने को कहा है और चर्चा में हिस्सा लेंगे हमारे सहयोगी अरविंद जी। धन्यवाद शक्ति जी। और हम दोनों मिलकर बात करेंगे अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। हमारे दर्शकों को ने ये पूछा है और ये जानना चाहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में या इवन यूएस, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में बहुत पहले से इलेक्ट्रिक व्हीकल वहाँ ऑपरेशनल है। इंडिया में उस लेवल में नहीं है, तो अभी भी बहुत लोगों को बहुत तरह का संशय है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लें तो कैसे उसको मेंटेन करें, क्या कुछ करें, तो उनको क्या कुछ जानने की ज़रूरत है और सरकार की तरफ से क्या करने की ज़रूरत है। मेरा जो भी अनुभव है ऑटोमोबाइल क्षेत्र का, उसमें ईवी को लेकर के मेरे दिमाग में 3-4 बातें आती हैं। रेंज एंग्जाइटी या चार्ज एंग्जाइटी, इनिशियल कॉस्ट जो गाड़ी का है, चार्जिंग का कॉस्ट और चार्जिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और चार्जर किस किस प्रकार के हैं, इन सब के बारे में हमारे दर्शकों को जानना चाहिए। जो मैन्युफैक्चरर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल बेच रहे हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि एक रेंज बताते हैं कि हमारी एक फुल चार्ज में गाड़ी इतनी किलोमीटर की रेंज होगी, परंतु वहाँ कभी नहीं बताते हैं कि अगर हम किस स्पीड पे चलाए हैं तो मुझे क्या रेंज मिलेगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सबको अच्छा लगता है ना कि डेली फ्यूल नहीं भराना पड़े, पेट्रोल डीजल सीएनजी नहीं भराना पड़े और हम अपना रात भर मोबाइल की तरह अपनी गाड़ी को चार्ज कर लें और दिन भर यूज़ करें। तो मेरा पहला ये मानना है, और अभी तक का जो हमारा अनुभव ये बताता है, वही लोग ईवी लेके संतुष्ट हैं जिनके घर में ये सेकंड या थर्ड कार के रूप में यूज़ हो रही है और जो यूसेज है वो बड़ा ही स्पेसिफिक है। जब मैं बोल रहा हूँ यूसेज स्पेसिफिक है, मतलब उस गाड़ी की जो उपयोगिता है वो एकदम फिक्स्ड है कि आपका जो डेली रूटीन है उसमें आपको इतने किलोमीटर ही चलना होता है और गाड़ी को नॉर्मली हम लोग एक शहर से दूसरे शहर नहीं ले जाते हैं। मतलब ज़्यादा, कहने का मतलब है ज़्यादा लंबी दूरी जो नहीं तय करते हैं उन्हीं लोग के लिए ये ईवी अभी के समय में
हमें कहीं ना कहीं थोड़ा लाभदायक दिखता भी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? कोई मैन्युफैक्चरर या कोई ओईएम ये नहीं बताते हैं कि ठीक है, अगर हमने क्लेम किया कि गवर्नमेंट की जो बॉडी है उन्होंने चेक करके बताया कि हाँ ठीक है साहब, ये मैन्युफैक्चरर क्लेम करता है कि मेरी गाड़ी 500 किलोमीटर एक चार्ज में चलेगी, 400 किलोमीटर एक चार्ज में चलेगी, 350 चलेगी, 600 चलेगी, वॉट एवर। तो क्या इसमें ये बाद में बताया जाता है साथ साथ कि ये कितने के स्पीड में चलेगी, तब ये रेंज हमें मिलेगा? ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल नहीं। बहुत जरूरी है जी। ठीक है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो लिथियम आयन बैटरी उसमें भी होती है, और एक साधारण एक डिवाइस हमारे हाथ में है मोबाइल फोन्स, उसमें भी लिथियम आयन बैटरी होती है। तो वहाँ पे भी हम लोग बोलते हैं कि स्टैंड बाई टाइम इतना है, और अगर आप यूज़ करते हैं तो इतना है लगभग। तो ईवीज़ के साथ सबसे बड़ी जो संशय दिमाग में आता है मुझे, वो ये है कि अगर किसी ने सोचा कि मैं ईवी अभी ले लेता हूँ और प्राइमरी कार के रूप में इसको इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये निर्णय उनका गलत है। लेकिन एक साइकोलॉजी है अशोक जी कि पैसे की बचत होगी, फ्यूल का कॉस्ट बहुत बढ़ गया है, तो ईवी यही से पैसे की यही बचत होगी। यही तो विरोधाभास है। अगर ऐसा होता शक्ति जी, तो ऐसा क्यों है कि अमूमन जो गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल के फॉर्म में हमारे देश में बिक रही है, उसी का जो पेट्रोल वर्जन है, उससे वो गाड़ी 5 लाख 6 लाख महंगी क्यों है? तो अगर आपका यूसेज फिक्स्ड है कि रेंज हम इतना ही यूज़ कर सकते हैं इस गाड़ी को, तो जितना पैसा आप अपफ्रंट पे कर रहे हैं उसी गाड़ी का, लेट से कोई एक्स गाड़ी है, वो पेट्रोल वेरिएंट में अभी आ रही है, सीएनजी में भी आ रही है और इलेक्ट्रिक में भी आ रही है। हमारे देश में ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। तो ये जो अपफ्रंट आप 5-6 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उससे आपको क्या लाभ हो रहा है? भाई आपको लाभ ये हो रहा है कि हम पैसा दे रहे हैं, मगर डे टू डे हमको फ्यूल भराने का व्यय नहीं होगा, खर्च नहीं होगा। परंतु ये जो रेंज एंग्जाइटी है, उसको तो हम आंसर नहीं करते हैं इस सवाल से ना। अगर हम प्राइमरी मोड में ये गाड़ी खरीद रहे हैं कि हमारी प्राइमरी कार होगी, एक ईवी होगी, तो हम पहले दिन से ये दिमाग में सेट कर ले रहे हैं कि हमारा यूसेज जो है वो एकदम फिक्स है। हम ज़्यादा से ज़्यादा हम शहर में ही घूमते हैं, इधर उधर जाते नहीं हैं, और हमारा फिक्स्ड यूसेज है, ऑफिस जाते हैं या हमारा ऑफिस का एक डिस्टेंस फिक्स्ड है, तो हमारे लिए ये सूटेबल है। एक्स्ट्रा पैसा जो आपने दिया, और अगर आपका फिक्स्ड रन है कि हम इतना ही चलते हैं गाड़ी, इसलिए हमको रेंज से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको ऑन द कॉन्ट्ररी फिर मेरा ये सवाल है कि अगर आप यूज़ ही कम कर रहे हैं और आपका यूसेज फिक्स्ड है कि हम इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल मेरे लिए सूटेबल है, तो शक्ति जी मेरा दूसरा सवाल है, तो फिर अपफ्रंट पैसा जो आप 5-6 लाख रुपए ज़्यादा दे रहे हैं, वो कितने दिन में रिकवर करेंगे? उतना ही यूसेज अगर आप इलेक्ट्रिक का यूज़ करेंगे, और अगर आप पेट्रोल का यूज़ करेंगे या सीएनजी का यूज़ करेंगे या डीजल का यूज़ करेंगे, तो कितने दिन में उस पैसे को रिकवर करेंगे आपके रन के हिसाब से? क्योंकि ईवी का चार्जर जो होता है वो दो तरह का होता है शक्ति जी। एक होता है जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको एक पोर्टेबल चार्जर या वॉल माउंट चार्जर दिया जाता है। वॉल माउंट आके मैन्युफैक्चरर आपके घर पे पार्किंग स्पेस में लगा देते हैं। बहुत सारी जगह आप देखते होंगे फास्ट चार्जिंग स्टेशंस लगे हैं, जहाँ पे आप कुछ पैसे खर्च करके उसको आप चार्ज कर सकते हैं। आपको मालूम है शक्ति जी, जो फास्ट चार्जिंग स्टेशंस हैं वो डीसी चार्जर्स होते हैं, मतलब डायरेक्ट करंट चार्जर्स होते हैं। तो डीसी चार्जर जो है वो काफ़ी तीव्र गति से बैटरी चार्ज तो करते हैं, परंतु बहुत ज़्यादा अगर इस्तेमाल आप फास्ट चार्जर्स का करते हैं, डीसी फास्ट चार्जर का, तो अल्टीमेटली जो आपकी लिथियम आयन बैटरी है उसकी लाइफ भी काफ़ी घट जाती है। तो जो हम लोग ओवरनाइट चार्जिंग के लिए गाड़ी के साथ जो चार्जर मैन्युफैक्चर देते हैं, जिसको हम ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं, वो काफ़ी कम मतलब रेट से चार्ज होता है, तो बैटरी की लाइफ जो है वो अच्छी बनी रहती है। और अगर हम बार बार उसको फास्ट चार्जिंग पॉइंट से जाके चार्ज करते हैं, तो उसमें धीरे धीरे बैटरी की लाइफ भी हमारी कमती है। अब मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन बताता हूँ। कोई एक गाड़ी का हम आपको फिगर्स बता रहे हैं, घर में रात भर गाड़ी को चार्ज पे लगाता है तो उसमें लगभग 400-450 रुपये का खर्च आता है। और वही अगर उतना ही चार्जिंग समय कम लगता है और कोई डीसी फास्ट चार्जर बहुत जगह लगे हुए हैं जहाँ पे पैसे देके कराने पड़ते हैं, तो उसमें लगभग 3 टाइम्स कॉस्ट होता है उसका। डीसी फास्ट चार्जर में उसको उतना ही चार्ज करना, मान लीजिए लेट से 10 to 100 या 15 to 100,
तो उसमें उसके जो खर्च है वो घर में चार्ज उतना ही देर का करने का, मतलब अगर घर में हमने 10% से 100% किया या 20% से 100% किया, तो घर में अगर 400 रुपये कॉस्ट आता है तो तिगुना कॉस्ट आता है आपके डीसी चार्जर पे चार्ज करने का, और साथ साथ बैटरी की लाइफ भी कम हो रही है। तो आपको नहीं लगता है कि आज के समय में गाड़ी हमारे सुविधा के लिए है, तो ये दिमाग में हर समय रहता है कि भाई हम वहाँ जा करके वापस आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे, या ऐसा तो नहीं है कि भाई वापस आते समय अगर कोई ट्रैफिक जाम में हो गया और मेरा कैलकुलेशन जो है वो एकदम बॉर्डर लाइन पे है, अब गाड़ी है तो कहीं ट्रैफिक जाम में भी फंसेंगे तो एयर कंडीशनर तो चलेगा, और एयर कंडीशनर इस केस में बैटरी से चलेगा। रात का समय है तो हेडलाइट ऑन रहेगी और खड़े गाड़ी में लाइट भी ऑन रहेगी और एयर कंडीशनर भी चलेगा, तो आपका वो कैलकुलेशन हेवाया हो सकता है। तो सभी चीज़ें इस तरफ अभी के समय में सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि लेने को हम ले रहे हैं, अपफ्रंट पैसा ज़्यादा दे रहे हैं, रेंज एंग्जाइटी या चार्ज एंग्जाइटी से हर समय प्रभावित हैं, और एकदम अगर हम फिक्स्ड रन है हमारा या फिक्स्ड यूसेज है उस हिसाब से ले रहे हैं, तो अपफ्रंट पैसा जो ज़्यादा दे रहे हैं उसको कितने दिन में रिकवर कर रहे हैं। चार्जिंग का खर्च जो है वो घर पे कितना आ रहा है और जो पब्लिक चार्जेस हैं वो कितना आ रहा है। अब आप मान लीजिए एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई हम बीच बीच में चार्जिंग फास्ट चार्जर्स लगे रहें ताकि हम उसको टॉपअप चार्ज कराते रहें। गवर्नमेंट का उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रांग नहीं है हमारे यहाँ कि हर कुछ दूरी पर जैसे पेट्रोल पंप्स हैं वैसे हमारे फास्ट चार्जर्स हों। तो काम जो है अभी के समय में रेंज एंग्जाइटी को कम करने का क्या तरीका हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि भाई हमारी जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश में वो इतना बढ़िया हो कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी हम रहें 2-4-5 किलोमीटर के अंदर में मोबाइल ऐप पे देख लें कहाँ चार्जर है, वहाँ जाके चार्ज कर लें। हाईवेज पे कुछ कुछ दूरी पे फिक्स चार्जर्स, हाई स्पीड चार्जर्स जो हैं कुछ कुछ फिक्स दूरी पे चार्जिंग स्टेशन बने। पर आप देखें ऐसा कोई विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर हर स्टेट में समान नहीं है। अगर गवर्नमेंट इतना प्रमोट करना चाहती है तो इस पर जीएसटी कट क्यों नहीं देती है हैवी। ये टेक्नोलॉजी है ना। और अभी आपने जो बात की थी, शुरुआत की थी कि यूएस में, मैं आपको बताना चाहता हूँ चाइना मुझे लगता है कि सबसे फास्टेस्ट अगर एडॉप्शन इलेक्ट्रिक का है तो चाइनीज़ कार्स का चाइना में है। और आप विश्वास नहीं करें, हमारे मन में भ्रांति होती है कि चाइनीज़ हैं, बट चाइनीज़ इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर्स मुझे लगता है कि बाकी दूसरे देशों के जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उससे बहुत कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। ऐसा हम लोग को उनको अंडरलाइन करके या एकदम नेग्लेक्ट करके नहीं चलना चाहिए। तो इसमें इन सब बातों को समझते हुए अब एक चर्चा और आती है कि साहब आज हम ईवी ले रहे हैं, ईवी का ये भी पाया गया है, कुछ रिसर्चेज ये भी बताती हैं क्योंकि गाड़ी का वजन उसमें ज़्यादा होता है तो टायर वेयर ज़्यादा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ना बहुत क्लियर नहीं है अभी भी। इमीडिएट तो एडवांटेज दिख रहा है कि चलो भाई हम 5 लाख ज़्यादा लगाया, मैं डेली 200 किलोमीटर चलाता हूँ तो मैं पर डे इतना पैसा बचा लूँगा, परंतु रीसेल वैल्यू बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। अशोक जी मैं आपको रोक रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा। इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन को लेके बात होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, और जो आपने चार्ज एंग्जाइटी की बात की उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक सवाल है, अभी तक जितनी भी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल आई हैं इंडिया में, उनके तरफ से भी कोई उस तरह का फैसिलिटी लार्ज स्केल में तो नहीं दिख रहा है जिससे कि जो एंग्जाइटी है लोगों का कम हो पाए। अल्टीमेटली अगर इस टेक्नोलॉजी का फास्ट अडॉप्शन होने के तरफ सरकार सोच रही है तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उनके हाथ में है, सब्सिडीज़ उनके हाथ में है, ये तो सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। परंतु आपको मालूम है एक डीसी फास्ट चार्जर जो मतलब बड़े कैपेसिटी का होता है वो अमूमन 15 से 20-25 लाख रुपए का होता है। तो अब कुछ कंपनीज़ हैं जो कि जैसे पेट्रोल ऑयल कंपनीज पेट्रोल पंप खोलती हैं तो बहुत सारी कंपनीज जो है वो सोचते हैं कि चलो भाई नेक्स्ट फ्यूचर जो है वो फ्यूल नहीं बेचेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्जर के माध्यम से हम रेवेन्यू जनरेट कर लें। तो अगर उसको भी देखा जाए तो वो भी गति बहुत स्लो है, बहुत स्लो। बहुत स्लो है। ठीक है। तो अल्टीमेटली
इन सब बातों को समझते हुए, देखते हुए, अगर जो हमारा रेंज गाड़ी का ड्रास्टिकली, मेरे हिसाब से ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए जो अभी जो रेंज है उससे कम से कम डेढ़ा, अगर 500 कोई क्लेम कर रहा है तो 700-800 क्लेम्ड अगर रेंज देने वाली बैटरी टेक्नोलॉजी आ जाए, कॉस्ट इफेक्टिव हो, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो टॉपअप चार्ज है उसका ड्यूरेशन अगर घट जाए, ठीक है, तभी जा कर के इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो एक पूर्ण समाधान के रूप में हमारे जैसे देश के लिए हो सकता है। तो जैसे इंडिया में अमूमन लोग क्या करते हैं सर कि 5-7 साल गाड़ी रखते हैं, उसके बाद में सोचते हैं कि उसको हटा दें, तो उस समय क्या पेट्रोल और ईवी में जो वैल्यू का फर्क मिलेगा, या उस समय कस्टमर्स मिलेंगे ईवी वाले, ये क्या एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? रीसेल वैल्यू, रीसेल वैल्यू। अच्छा, मुझे बहुत खुशी है कि आपने पॉइंट को रेज किया, क्योंकि इसके बारे में तो लोग बात ही नहीं कर रहे जी। जैसा आपने बोला कि हमारे देश में हमारी इकोनॉमी वो लगभग एवरेज जो एक गाड़ी रखने का समय है या जो लाइफ साइकिल है वो 5-7 वर्ष है हमारे देश में एवरेज। कुछ लोग कम जल्दी भी बदलते हैं, कुछ लोग देर से भी बदलते हैं, बट 5 से 7 वर्ष लगभग लोग गाड़ी रखते हैं। एक बात बताइए अरविंद जी, आप अभी ब्रांड न्यू फ़ोन खरीदते हैं और प्रीमियम फ़ोन खरीदते हैं, उसमें भी लिथियम आयन बैटरी है जी, और अपने फ़ोन को आप बहुत अच्छे से रखते हैं, और 3 साल के बाद एक 1.25 लाख 1.5 लाख के प्रीमियम फ़ोन को एक्सचेंज करने जाते हैं, तो थियोरेटिकली रीसेल कर रहे हैं जी। तो आप देखेंगे क्या उसकी वैल्यू उतनी नहीं मिलती, जबकि आपके फ़ोन में कोई स्क्रैच नहीं है, एकदम एज गुड एज ब्रांड न्यू है, कोई फ़ोन का मिसयूज़ भी नहीं हुआ है। परंतु जो बैटरी है उसकी चार्ज रिटेन करने की कैपेसिटी तो कम हो जाती है। जी, जी, जी। आप नया फ़ोन लेते हैं तो पहले साल आप देखते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक आपकी बैटरी जो है स्टैंड बाई टाइम देती है, उसके बाद अगले साल थोड़ा कम हो जाता है, फिर उसके कुछ दिन के बाद या तीसरे साल और कम हो जाती है। और ये भी एक मुख्य कारण हो जाता है, बहुत लोग अपने फ़ोन से असंतुष्ट नहीं होते हैं, परंतु स्टैंड बाई टाइम घटते घटते इतना कम हो जाता है कि वो मजबूर हो जाते हैं फ़ोन को बदलने के लिए। अब उस समय आप देखिए कि कितनी गिरावट होती है, फ़ोन आपका एकदम नए कंडीशन में है, स्क्रैचलेस है, परंतु वैल्यू में काफ़ी गिरावट हो जाती है, क्योंकि उस समय जो ले रहे हैं वो वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन नहीं मानते हैं। उनको तो लगता है कि इसकी तो बैटरी की स्टैंड बाई टाइम काफ़ी कम हो चुकी होगी, तो ठीक है, मैं नया तो नहीं कर सकता हूँ, ये ब्रांड नहीं परचेज कर सकता हूँ, चलो पुराना ही ले लूँ, मेरा यूसेज कम है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अनुभव कह रहा है कि रेंज एंग्जाइटी, रेंज हम एश्योर करते हैं कि नहीं मेरी गाड़ी इतनी चलेगी, तो बताते क्यों नहीं है साहब कि कितने साल में मेरी गाड़ी का धीरे धीरे रेंज कितना कमेगा। मान लीजिए पहले साल आपने क्लेम करके बेचा कि आप 500 किलोमीटर एक फुल चार्ज में चलेगा, प्रैक्टिकली मान लीजिए कि 400-450 चल भी रहा है, तो 3 साल के बाद ये रेंज जो है वो कहाँ चली जाएगी। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं कि नहीं साहब मैं तो इतना चलता है, इतना पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हो, रात भर चार्ज करूंगा, इतना पैसा में चार्ज हो जाएगी, ठीक, एकदम ठीक, परंतु रेंज जो घटेगी, कोई मैन्युफैक्चरर ये क्यों नहीं बता रहे हैं, वही मैन्युफैक्चरर कि भाई ठीक है 5 साल के अंदर अगर इसकी बैटरी की रिटेंशन कैपेसिटी इतने परसेंटेज कम हो जाती है तो हम बैटरी रिप्लेस कर देंगे। लगभग एक ईवी की बैटरी का कॉस्ट, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का लगभग 40 से 45% जो कॉस्ट गाड़ी का है वो बैटरी का है। तो अब आप सोचिए कि 4 साल 5 साल यूज़ हो गया और मेरी बैटरी की चार्ज रिटेंशन कैपेसिटी कम हो गई या रेंज धीरे धीरे कम हो गई, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर क्यों नहीं बोलते कि हम एश्योर करते हैं साहब कि अगले 5 साल तक, अभी हम 500 बोल करके दे रहे हैं कि 500 किलोमीटर चलेगी एक फुल चार्ज पे, तो ये 400 से नीचे चली जाएगी तो हम आपकी बैटरी रिप्लेस कर देंगे वारंटी में। क्यों नहीं बोल रहे हैं? लोग बोलते हैं हम 7 साल वारंटी देंगे, तो वारंटी किस बात का देंगे? अगर बैटरी पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी तब देंगे, कि बैटरी का रेंज या बैटरी की चार्ज रिटेंशन कैपेसिटी कम हो जाएगी तो उस कंडीशन में भी आप बैटरी को रिप्लेस कर देंगे? ये तो कोई क्लियर नहीं बोलता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि गाड़ी एकदम चकाचक कंडीशन में है, बहुत वेल मेंटेन्ड है, 4 साल 5 साल के बाद कोई भी बायर है वो सोचेगा कि भाई यार अब ये रेंज कितनी देरी होगी, कैसे चेक करेगा फुल चार्ज में? तो इसका बड़ा ही खराब असर पड़ेगा उसके रीसेल वैल्यू पे।
तो आपने देखिए आज के समय में अगर आप ईवी लेते हैं तो पैसा आपने ज़्यादा दे दिया, यूसेज को एकदम लिमिट कर लिया कि भाई इतना ही लिमिटेड यूसेज होगा। एंग्जाइटी कभी ना कभी होगी ही आपको कि पता नहीं वहाँ तक पहुँचेंगे, नहीं नहीं इतनी डिस्टेंस तो हम इस गाड़ी में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, चलो कैब ले लेते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और मान लीजिए आपके घर में पावर कट हो गया, कोई फेलियर हो गया, तब तो चार्ज ही नहीं हो पाई, तो अगले दिन कौन सी गाड़ी यूज़ करेंगे। तो इन सब चीज़ों को झेलते हुए आप फिर भी ईवी लेते हैं, संतुष्ट होते हैं, और उसके बाद जब गाड़ी बेचने का समय आता है तो लेते समय ज़्यादा पैसा दे दिए और बेचते समय प्राइस बहुत कम मिला, तो फिर आपने बचाया क्या शक्ति जी। मेरा जो अनुभव है उसमें काफ़ी लोगों से हमने जब बातें की और उनका इनपुट लेना स्टार्ट किया, टायर वेयर ईवी में वेट बैटरी का, वो फ्लोर पैन पे नीचे फ्लोर पे बैटरी रहती है, चारों चक्के का वेयर एंड टेयर, जो टायर का वेयर एंड टेयर है, ये भी मैंने 2-3-4 लोगों से बड़ा इसको कंफर्म किया कि टायर ज़्यादा घिसता है उसमें। पेट्रोल के बाद डीजल, डीजल के बाद सीएनजी और सीएनजी के बाद अब इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ये जो साइकोलॉजी होती है कि इससे पैसा सेव हो जाएगा, तो ये क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं होता है लोगों के अंदर जितना विस्तार से आपने बताया। तो एक बार हमारे दर्शकों को ये जो सीएनजी वर्सेस इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कंपैरिजन है उसको अगर ब्रीफ में बता दें तो प्रोग्राम खत्म करने के पहले उनको शायद कुछ फायदा हो जाए। देखिए जैसे संकेत मिल रहे हैं जी, कार्स में तो डीजल बहुत ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। जो हमको सरकार के तरफ से या हमारे जो माननीय मंत्री जी लोग का जो स्टेटमेंट्स मैं सुनता हूँ, मुझे नहीं लगता है डीजल अब छोटी गाड़ियों में अब ज़्यादा दिन उसकी लाइफ रह गई है। तो आपके पास ऑप्शन पेट्रोल, फुल हाइब्रिड, सीएनजी। मैं फिर बोलूँगा शक्ति जी, आज के समय में सीएनजी का फिर भी नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग हो गया है जी, बहुत सारे ऐसे कुछ प्रदेशों को छोड़ दें, परंतु बाकी सभी स्टेट्स में सीएनजी फिलिंग स्टेशंस का जो प्रेजेंस है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। तो मेरा ये मानना है कि अगेन ये मेरा मानना है, अगर आपकी गाड़ी का यूसेज महीने में 1500 किलोमीटर से कम अगर नहीं है, 1500 किलोमीटर मिनिमम चलती है और उससे ज़्यादा चलती है, तो सीएनजी ही आज के समय में सबसे मुझे लगता है कि सही निर्णय है। इसलिए मैंने बोला, मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि जिन्होंने ले लिया वो भी अपना एक्सपीरियंस बताएं, जी, जी। जिन्होंने नहीं लिया क्यों नहीं लिया वो बताएं, ठीक है। और कोई लेना चाह रहा है क्यों लेना चाह रहा है वो बता दें, या जो लेना चाह रहा था मगर उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं हम किसी हालत में नहीं लेंगे वो भी बता दें। तो इन सब चीज़ों को फिर एक जगह रख करके उनसे काफ़ी सारी चीज़ें इनपुट्स आएंगे और फिर हम लोग इस डिस्कशन को और फाइन ट्यून करके और प्रिसाइज बनाएंगे ताकि हमारे दर्शकों को और इससे ज़्यादा लाभ हो सके। सब ऑटो में एक इकोसिस्टम बन गया है अपने ऑडियंस के साथ, उनका क्वेश्चन आता है, कंटेंट के लिए रिसर्च करके देने की बात होती है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे हम लोगों ने जो आज चर्चा की ये उसी बुनियाद पर की क्योंकि उनकी तरफ से, हमारे ऑडियंस की तरफ से ये एक डिमांड आया था कि इस पे एक चर्चा हो। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जितने ज़्यादा सवाल आप भेजेंगे उतना ज़्यादा रिसर्च कर आपके पास कंटेंट को पहुंचाने का हमारा प्रयास जो लगातार चल रहा है आगे भी चलता रहेगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप कमेंट ज़रूर करें और अब तक अगर आपने हेड्स अप ऑटो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तब तक दीजिए अरविंद जी और शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।